ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। एक ही दिन एक ही वक्त पर अलग अलग जगह से अटैक्स की खबर सुनकर महाराष्ट्र पुलिस क्लूलेस हो जाती है। कुछ देर के लिए उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि गोलीबारी की सूचना पाते ही मुंबई एटीएस के हेड हेमंत करकरे जल्द ही अपनी टीम तैयार कर आतंकियों का पीछा करते हैं। वो पहले सीएसटी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, पर वहां तब तक खून का खेल खेला जा चुका था। तभी उन्हें फोन पर पता चलता है कि 2 आतंकी बंदूकें लेकर कामा हॉस्पिटल के पास वाली गली में देखे हैं। ये क्लू मिलते ही हेमंत करकरे अपनी गाड़ी को कामा हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देते हैं। इस गाड़ी में हेमंत करकरे के साथ एसीपी अशोक कामते, विजय सलास्कर, हेड कांस्टेबल अरुण जाधव और 3 सिपाही भी मौजूद थे। गाड़ी जैसे ही कामा हॉस्पिटल की गली के पास पहुंचती है, सीएसटी पर हमला करने वाले कसाब और इस्माइल एकदम से गाड़ी के सामने आ जाते हैं और गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वो कुछ ही मिनट्स में AK-47 की 2 मैगजीन पुलिस की गाड़ी पर खाली कर देते। स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों ये जो वीडियो लेके आया हूं, वीडियो है 26/11 मुंबई अटैक जो हुआ था उसका पार्ट 3 वीडियो है, तीसरा पार्ट है वीडियो का। ये हम आप सबको मतलब इतना प्यार दिए आपने, फर्स्ट का भी सेकंड में भी इतना ज़्यादा हमको प्यार मिला अपने व्यूअर से, अपने दर्शकों से। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसका तीसरा पार्ट लेकर आए हैं आप सबके लिए। लेकिन दोस्तों तीसरा पार्ट शुरू करें उससे पहले जो है उसके बारे में जानना जरूरी है। तीसरा पार्ट में जो है क्या बोलते हैं, अरुण जाधव जी जो थे, कांस्टेबल जो थे, वो घायल अवस्था में जीवित थे पिछले सीट पे पुलिस वैन में। तो उनके जीवित रहने से कई सारे ऐसे खतरा है जो टल गए। उन्होंने वक्त रहते ही क्या बोलते हैं हेड क्वार्टर में जो है उनके सूचना मतलब पहुंचा दी उन्होंने कि आतंकवादी जो है इस रूट से गए हैं, इस वैन में, इस नंबर का गाड़ी में गए हैं। उस पे जो है पुलिस को समय मिल गया और पुलिस को जो है मतलब पूरा प्रॉपर जानकारी मिल गया जो सामने वाला किस रूट में गए हैं। इससे बहुत सारे अनहोनी जो है कह सकते हैं जो टल गया। और क्या कर सकते हैं, मुंबई अटैक में वो काला दिन, बहुत सारे लोग, कोई अपने माता खोए हैं, कोई अपने पिता खो दिए, कोई अपने बच्चे खोए हैं, कोई अपने भाई बहन। और पता नहीं इस आतंकी को भगवान किस जगह जगह देंगे समझ में नहीं आता है, जो दूसरे को, परिवार को छीनने की मतलब लालसा रखते हैं और फिर वो बोलते हैं कि वो मतलब जन्नत में जाएंगे, अच्छा काम करते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों पहले हम लोग वीडियो वॉच करेंगे, फिर हम लोग करेंगे वीडियो पे डिस्कशन। और हाथ जोड़कर विनती है, जो कोई नया मेरे व्यूअर मतलब मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित हम जो है वीडियो आप सबके लिए मतलब लाते रहते हैं और आप सब अपना इतना प्यार देते रहिए। आइए दोस्तों हम लोग वीडियो देख। सामने से एक स्कोडा गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ती है। दोनों गाड़ी से उतरते हैं और बंदूक के दम पर स्कोडा को रोककर उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं और मालाबार हिल की तरफ बढ़ जाते हैं। इस वक्त 2 चीजें अच्छी हुई। एक तो आतंकी स्कोडा कार में बैठी फैमिली को मारना भूल जाते हैं और दूसरा ये कि आतंकियों का ध्यान नहीं जाता कि जिस पुलिस कार में बैठकर वो यहाँ तक आए थे, इसके पीछे की सीट पर हेड कांस्टेबल अरुण जाधव अभी भी जिंदा थे। उनके बस कंधे पर गोली लगी थी और वो मरने का नाटक करते हुए पूरे रास्ते इस्माइल और कसाब की बातें सुनते हुए आए थे। इसलिए आतंकियों ने जैसे ही पुलिस की गाड़ी को खाली किया, अरुण जाधव ने फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके आतंकियों के डायरेक्शन और डेस्टिनेशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। ये खबर मिलते ही मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। सड़क पर जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दिए जाते हैं और इन बैरिकेडिंग के साथ पुलिस फोर्स भी जगह जगह पर तैनात हो जाती है। पुलिस की हरकत में आने के कारण अब चारों तरफ से दोनों आतंकी पुलिस वालों से घिर जाते हैं। भागने का एक भी मौका ना देख वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं। एकदम से दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है, लेकिन पुलिस के आगे दोनों आतंकी कहीं नहीं टिक पाते। जब आतंकियों की तरफ से गोली चलना बंद हो जाती है तो पुलिस को उनके मर जाने का आभास होता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई आगे बढ़कर आतंकियों की मौत की पुष्टि कर सके। ऐसे में पुलिस कर्मियों की भीड़ को चीरते हुए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले आगे आते हैं और सबसे बहादुरी का काम करते हैं। वो अनार्म्ड होते हुए भी आतंकियों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनके पास पहुंचते ही एक आतंकी उठ खड़ा होता है और जैसे ही वो गोली चलाने के लिए बंदूक आगे करता है, तुकाराम बंदूक को कसकर पकड़ लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि आतंकी भाग ना पाए। उनके इस एक्शन से आतंकी गुस्से में 23 गोलियां उनके शरीर में दाग देता है, जिस कारण तुकाराम ओम्बले वहीं पर शहीद हो जाते हैं।
हालांकि शहीद तुकाराम ओम्बले का बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। जहां एक आतंकी पहले ही मारा जा चुका था, तो वहीं उनकी बहादुरी के कारण दूसरे आतंकी को जिंदा पकड़ लिया जाता है। पकड़े गए आतंकी का नाम कसाब था, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत काम आता है। लेकिन अभी भी 8 आतंकी बाकी थे जो मुंबई में आतंक मचा रहे होते हैं। इनके अगले एक्शंस के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर ये अटैक्स हुए ही क्यों, ये अटैक्स किसने करवाए और कौन इन सभी हमलों का मास्टरमाइंड था। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद भारत दंगों की आग में चल रहा था। ऐसे में कई इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप भारत पर अटैक करने की फिराक में थे। इन अटैक्स का पहला एग्जाम्पल 12 मार्च 1993 को देखने को मिलता है, जब मुंबई में एक के बाद एक पूरे 12 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जिनमें 257 लोगों की जान चली जाती है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इन अटैक्स की छानबीन के समय पता चलता है कि धमाकों में यूज किया गया RDX मुंबई में समुद्री रास्तों से लाया गया था। इस कारण समुद्र की सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है और कोस्ट गार्ड के द्वारा मुंबई के कोस्टल एरियाज की लगातार हेलीकॉप्टर और शिप्स के जरिए पेट्रोलिंग की जाती है। लेकिन अचानक से 2006 में इस पेट्रोलिंग को नेवी की तरफ से रोक दिया जाता है। नेवी के इस फैसले के कारण भारत के खिलाफ साजिश कर रहे टेररिस्ट ग्रुप्स को भारत पर अटैक करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि पाकिस्तान में बैठा लश्कर-ए-तैयबा का लीडर हाफिज सईद भारत पर एक ऐसा अटैक प्लान कर रहा है जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच ले। इससे पहले भी कई बार हाफिज सईद भारत में कई अटैक्स करवा चुका था, लेकिन इस बार बड़े धमाके के लिए उसे कुछ ऐसे लोगों की तलाश थी जो इस काम में उसका साथ दे सके। इत्तेफाक से ऐसे समय में उसकी मुलाकात दाऊद सईद गिलानी से होती है, जो अमेरिका में रहकर ड्रग्स के बिजनेस का काम करता था और इस काम के चलते कई बार जेल भी जा चुका था। दाऊद गिलानी के पिता सैयद सलीम गिलानी एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे और मां एलिस सिरिल हेडले अमेरिकन थी। इस वजह से अपीयरेंस में दाऊद बिल्कुल किसी फॉरेनर की तरह दिखता था। इस खास अपीयरेंस की वजह से ही हाफिज सईद दाऊद का इस्तेमाल किसी खास मकसद के लिए करना चाहता था। 2001 से ही हाफिज सईद लगातार दाऊद गिलानी के टच में रहा और अपना मंसूबा पूरा करने के लिए 2002 में हाफिज सईद दाऊद को दावत के बहाने पाकिस्तान बुलाता है। दोनों जब मिलते हैं तो हाफिज दाऊद को अपना प्लान बताता है। हालांकि अभी वो क्लियरली अपना पूरा प्लान दाऊद के सामने अनफोल्ड नहीं करता, पर वो इतना बता देता है कि उसे ये लड़ाई कश्मीर के लिए लड़नी है। दाऊद हाफिज सईद से काफी इन्फ्लुएंस होता है और प्लान के लिए राजी हो जाता है। दाऊद को ट्रेनिंग के लिए कई बार पाकिस्तान बुलाया जाता है और मल्टीपल मीटिंग्स के बाद उसे लश्कर-ए-तैयबा के फॉरेन रिक्रूटमेंट विंग में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पूरी ट्रेनिंग के बाद लश्कर-ए-तैयबा दाऊद को रिवील करता है कि अभी उसकी जरूरत कश्मीर के लिए नहीं बल्कि मुंबई के लिए है। लेकिन इसकी तैयारी के लिए सईद दाऊद को पहले यूएस लौटकर अपनी आइडेंटिटी को बदलने के लिए कहता है। दाऊद यूएस लौटकर अपनी मदर की आइडेंटिटी को यूज कर दाऊद सईद गिलानी से डेविड कोलमैन हेडली बन जाता है। यह सब करने में पाकिस्तान की ISI दाऊद की हेल्प करती है। अटैक करने से पहले भारत आकर मुंबई की उन सभी लोकेशंस की डिटेल में जानकारी लेना जरूरी था, जिसके लिए डेविड हेडली को मुंबई कई बार आना पड़ता। इसलिए डेविड हेडली बन चुका दाऊद गिलानी अपने स्कूल फ्रेंड तहव्वुर हुसैन राना से कोऑर्डिनेट करता है। दरअसल तहव्वुर राना पहले पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर था, लेकिन बाद में एक कैनेडियन लेडी से शादी करके 1997 में कनाडा चला जाता है और वहां काफी लंबे समय से अपनी वीजा कंसल्टेंसी कंपनी चला रहा होता है। दाऊद गिलानी तहव्वुर के साथ एक प्लान बनाता है और उसकी वीजा कंसल्टेंसी कंपनी की एक ब्रांच मुंबई में ओपन कर देता है, ताकि उसे बार बार मुंबई आने जाने में कोई परेशानी ना हो। प्लान के मुताबिक दाऊद इस पूरे काम को अंजाम देता है और उसके फॉरेनर लुक और US पासपोर्ट होने की वजह से मुंबई में कोई उस पर शक भी नहीं करता। इस तरह वो कई बार मुंबई आता है और समुद्र के रास्ते किन किन फेमस जगहों पर आकर अटैक किया जा सकता था, ऐसी हर एक जगह की जानकारी लश्कर-ए-तैयबा को देता है। दूसरी तरफ देख रहे हैं ना दोस्तों, ये कितना मतलब प्लान किया गया था। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सपोर्ट में देखा जाए तो अमेरिका तो वैसे भी पाकिस्तान का ही सपोर्टर है शुरू से ही। भारत के साथ जब से भारत जो है दोस्ती या संबंध रखना शुरू किया, तभी से जो है अमेरिका जो है बौखलाया हुआ है और अमेरिका जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और ये भी जो प्लानिंग हुआ था उसका भी लिंक जो है अमेरिका से ही मिला। तो हमें लगता है जहां पे भी आतंकवादी खड़ा करने में अगर हम बोल दे कि अमेरिका का भी हाथ है तो इसमें क्या बुराई है। वैसे भी हर जगह अगर युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ होता ही होता है, चाहे युद्ध हो चाहे किसी तरह का कोई बात हो, वहां पे अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है। तो हम अगर बोल देते हैं कि अमेरिका ही आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तैयार करता है,
इसमें बुराई क्या है दोस्तों? कोई बुराई नहीं है। और ऐसे कई सारे सबूत है जो पब्लिकली जो है सोशल मीडिया पे है, जिसमें पाया गया कि अमेरिका जो है इस आतंकवाद को बनाया, इस आतंकवाद को बनाया, उस आतंकवाद को बनाया। तो हम तो बोल ही सकते हैं, हमें बोलने में कौन, हमको बोलने की आजादी है। हम बोल सकते हैं कि अमेरिका भी ही आतंकवाद का सपोर्टर है। वो अपने फायदा के लिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकवाद है या कौन है। अगर उसमें जिस चीज में अमेरिका को अपना फायदा लगेगा वो काम अमेरिका करता है। इस चीज को हम लोग को भी समझने की जरूरत है। आइए दोस्तों वीडियो देखिए। पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद मिल रही हर इंफॉर्मेशन की मदद से मुंबई पर अटैक करने की प्लानिंग करता रहता है। अटैक की प्लानिंग हो जाने के बाद उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ लड़कों की जरूरत थी जो मुंबई जाकर इस प्लान को सफल बनाते। इसलिए देर न करते हुए हाफिज सईद लड़कों के सिलेक्शन और ट्रेनिंग का काम ज़कीउर रहमान लखवी को सौंपता है। लखवी इस काम में अपने साथ जरार शाह, अबू काफा और अबू हमजा को भी शामिल करता है। ये लोग ऐसे नौजवान लड़कों की तलाश करते हैं जो घर से भागे हुए हो या जिनकी शादी ना हुई हो, ताकि उन लोगों के आगे पीछे कोई ना हो और आसानी से मजहब और जिहाद की आड़ में इनका ब्रेन वॉश किया जा सके। काफी खोजबीन के बाद 32 लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है। शुरुआत में सिलेक्ट किए गए सभी लड़कों को बताया जाता है कि उन्हें कश्मीर को आजाद कराने के लिए चुना गया है। मजहब के नाम पर उनको भटकाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि अल्लाह ने उन्हें इस पाक काम के लिए खुद चुना है। कट्टरता से प्रभावित सभी लड़के प्लान को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग में जी जान लगा देते हैं। ट्रेनिंग 3 राउंड्स में डिवाइडेड होती है। पहले राउंड की ट्रेनिंग दौरा-ए अम्मा, दूसरी राउंड की ट्रेनिंग दौरा-ए सुफा और थर्ड राउंड की ट्रेनिंग दौरा-ए खासा के नाम से होती है। पूरी ट्रेनिंग के दौरान इनके सामने भारत के मुस्लिम्स की कंडीशन को बहुत बुरी तरह से पेश किया जाता है। इनके दिमाग में भारत को लेकर इतना जहर घोला जाता है कि ये चाहकर भी कुछ और सोच ही नहीं पाते और हर हाल में अपने मकसद को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान सभी लड़कों को कई घंटों तक हथियार चलाना सिखाया जाता है। हैंड ग्रेनेड फेंकने और रॉकेट लॉन्चर दागने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। 2 राउंड की ट्रेनिंग तो सभी लड़के जैसे तैसे कर लेते हैं, जिसमें खाने और नमाज पढ़ने के अलावा किसी और काम की छूट नहीं होती। लेकिन दौरा-ए खासा की ट्रेनिंग के दौरान सभी लड़कों को 60 घंटों तक भूखा रहकर पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग इस कदर सख्त होती है कि कई लड़के इसे बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। तीसरे फेज की ट्रेनिंग के बाद केवल 15 लड़के बचते हैं, जिन्हें फिर दौरा-ए रिबात नाम की इंटेलिजेंस ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस तरह अगस्त 2008 आते आते पूरी ट्रेनिंग खत्म होती है। इसके बाद मुंबई पर अटैक करने के लिए 10 लड़कों को चुन लिया जाता है। सिलेक्शन के बाद इन्हें 2-2 के 5 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। सभी को भारत में इस्तेमाल करने के लिए एम्यूनेशन, सैटेलाइट फोन, मैप और कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। 27 सितंबर 2008 को मुंबई पर अटैक करने की प्लानिंग फिक्स होती है, जिसके लिए ट्रेन किए गए सभी लड़कों को कराची बुलाया जाता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर इसे रोक दिया जाता है। उसी महीने दिल्ली में लगातार 5 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिस वजह से दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पर रेड अलर्ट था और जगह जगह छापेमारी हो रही थी। इन सभी खबरों को देखते हुए लश्कर की लीडरशिप इस हमले को कुछ दिन के लिए डिले कर देती है। इसके बाद अक्टूबर में एक बार फिर सभी 10 लड़कों को बुलाया जाता है और फिर से ट्रेनिंग के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स को पूरा किया जाता है। इस बार सभी लड़कों को स्विमिंग करने और बोट चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। सभी को वीडियो के जरिए टारगेट करने वाली जगहों को बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। इसमें टारगेट तक पहुंचने के लिए कौन सी रोड का इस्तेमाल करना है और कैसे इन जगहों पर अटैक करना है, A to Z सब बताया जाता है। अटैक मुंबई में किया जाना था, इसलिए सभी लड़कों को मराठी की भी ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें ऐसे कपड़े पहनने को दिए जाते हैं जो उस समय मुंबई के यूथ के बीच ट्रेंड में थे। सभी के हाथों में कलावा भी बांधा जाता है ताकि ये दिखने में हिंदू लगे। इसके बाद फाइनली अटैक करने के लिए सभी लड़कों को 22 नवंबर की सुबह एक छोटे से जहाज में बैठाकर रवाना कर दिया जाता है। कई घंटों तक समुद्र में चलने के बाद सभी को दूसरी बोट अल हुसैनी में शिफ्ट कर दिया जाता है। अल हुसैनी में पहले से ही सभी के लिए 2-2 बैग रखे थे, जिनमें अटैक करने के लिए हर तरह के हथियार मौजूद थे। अगली सुबह उन्हें एक कुबेर नाम का इंडियन शिप दिखाई देता है, जिसको अमर सिंह सोलंकी चला रहे थे। उस शिप में उनके साथ 3 और लोग मौजूद थे। यहाँ पर आतंकी अपना जहाज खराब होने का बहाना बनाकर कुबेर में बैठे लोगों से मदद की गुहार लगाते हैं। लेकिन जैसे ही जहाज पास आता है, वैसे ही सभी लड़के कुबेर
बेर पर मौजूद तीनों लोगों को मारकर कैप्टन अमर सिंह को मुंबई की तरफ जहाज को चलाने के लिए फोर्स करते हैं। जैसे ही जहाज मुंबई के नजदीक आता है, आतंकी अमर सिंह को भी मार देते हैं और शिप को लेकर 26 नवंबर की शाम तक मुंबई के किनारे तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये 10 आतंकी मुंबई में किस तरह आतंक मचाते हैं ये तो हम जान ही चुके हैं, लेकिन इन टेररिस्ट अटैक को रोकने और हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने के लिए भारत सरकार क्या एक्शन लेती है, ये जानने से पहले ये बताते चले कि 26/11 के अटैक से कुछ दिन पहले ही यूएस ने लश्कर ताइबा के अल हुसैनी शिप के कोऑर्डिनेट्स भारत सरकार को प्रोवाइड किए थे। दोस्तों, ये वीडियो का तीसरा पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं और तीसरा पार्ट जो है अभी खत्म नहीं हुआ। वीडियो इतना लंबा है कि इसका चौथा पार्ट भी हमको बनाना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है दोस्तों। हम चाहते तो एक पार्ट में भी आपको दिखा सकते थे, लेकिन इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा। हालांकि दुनिया फास्ट हो गया, पहले 50-50 मैच क्या बोलते हैं टेस्ट चलता था, फिर बाद में 50-50, अब T20 आ गया है। हमें ऐसा लगता है दोस्तों आने वाले समय में जो है T10 भी आ जाए। तो इसलिए ये वीडियो इतने ही पे हम रोकेंगे। ये तीसरा पार्ट है। इससे हम लोग ने क्या सीखा? इससे हम लोगों ने ये सीखा कि दिखावे पे हमको नहीं जाना है। सामने वाला हम लोग को मतलब आप सोचिए ना, वो हाथ में कलावा बांध करके आया था ताकि देखने में हिंदू लगे। तो अगर कोई आदमी हाथ में कलावा बांध लेता है तो क्या वो हिंदू हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो हमारा आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि जिस पे भी शक हो। और दोस्तों, ये एक नियम है प्रकृति का, जो जो इंसान जिस प्रकृति में रहेगा उस प्रकृति का जो है उस हवा का मतलब वहाँ का पानी का उसको जो है हवा लगेगा, मतलब उस टाइप का वो ढल जाएगा। और इसमें कोई भी व्यक्ति कितना भी उसको ट्रेनिंग दे करके उस माहौल में भेजेगा तो कुछ न कुछ तो अंतर होता ही होता है। यही अंतर हम लोग को परखना है, जांचना है अपने अड़ोस पड़ोस में। हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अगर थोड़ा भी आपको या हमको मतलब कहीं भी लगे कि नहीं ये अनलीगल गतिविधि है, ये व्यक्ति पे शंका होता है, तो आप खुद से पहले छानबीन करने का कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो स्थानीय जो पुलिस है, जो हवलदार है, जो चौकीदार है, उसको आप जरूर सूचित करें। उनका जिम्मेदारी बनता है, वो जाके जरूर मतलब सेटिस्फाई हो जाएंगे कि वो क्या सही है क्या गलत है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी हैं जो गलत मतलब गतिविधि में जो है मुलविस है और फिर भी हमारे देश में रह रहे हैं। इस पे हम लोग का भी जिम्मेदारी बनता है उस पर ध्यान देने का दोस्तों। और एक चीज तो है कि मौजूदा जो सरकार है मोदी जी, उन्होंने पाकिस्तान के असली रीढ़ पे जो है ना हथौड़ा मारा है, कमर तोड़ के रख दिया है पाकिस्तान का। अब पूछेंगे कैसे? देखिए ना, जो कुछ ये जो टेररिस्ट आया था उसे पैसा भी दिया गया था, इंडियन करेंसी दिया गया था। तो इंडियन करेंसी पाकिस्तान के पास आया कहां से? जितने भी पुराने नोट जो हम लोग का चल रहा था, वो समझिए जो ब्लैक मनी के तौर पर पाकिस्तान यूज करता था। भारत में जो नोट बंदी हुआ, हालांकि हम भारतवासी को थोड़ा प्रॉब्लम हुई, लेकिन इससे जो है पाकिस्तान का पूरी तरह से कमर टूट गया दोस्तों। उसी के बाद से पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था चरमरा गया है। अभी रोटी खाने को मुहताज हो गए हैं वो लोग। सही से उसको मतलब दूसरे देश से वो सामान भी नहीं मंगवा पाते हैं क्योंकि पैसा ही नहीं है। कमर टूट गई उसकी, पूरा अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गया। अब एक दूसरे से छीन झपट मारपीट करते हैं, आपस में ही लड़ मर रहे हैं। तो ऐसा कांड करोगे, ऐसा कर्म करोगे तो खुदा तुम्हें माफ करेगा? कभी तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। तुम तिल तिल कर मरोगे पाकिस्तानियों। जैसी करनी वैसी भरनी। तुम जैसा कर्म करते हो वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। खैर दोस्तों, वीडियो यहीं पे करते हैं दी एंड। हम आपको मिलेंगे एक और एपिसोड में, जो चौथा एपिसोड रहेगा इसी का। उसमें जो है हम पूरी कहानी आपको सबमिट कर देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अड़ोस पड़ोस में नजर खोल करके रखिए। ये हम आप सबका जिम्मेदारी है। जय हिंद दोस्तों।